नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखें यहाँ पर शायद आप लोगों को न दिखाई देता हो, कहाँ प्रीपोजिशन ना लगाएं। देखें, अभी आप लोगों को बताया गया था कि किन परिस्थितियों में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। आज हम लोग यह स्टडी करेंगे कि किन कंडीशन में प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करें। देखेंगे रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? आस्क, अटैक, आंसर, अप्रोच्ड, अप्रोच, डिस्कस, डिस्क्राइब, इंटर, रीच। अर्थात ये जो शब्द दिए गए हैं इनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देंगे, इसके साथ साथ एक और वर्ब है रिसेंबल, RESEMBLE। यहां पर ध्यान दें, रीड के बाद रिसेंबल, यहां RESEMBLE, रिसेंबल। इनके बाद सामान्य तौर से कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। देखेंगे कैसे? देखें 1 नंबर देखेंगे एज में, द आर्मी अटैक्ड द टाउन। यहां पर कोई व्यक्ति गलती करके अटैक्ड के बाद आन लगा सकता है, लेकिन यह वाक्य गलत होगा, सही नहीं होगा। अटैक के बाद प्रीपोजिशन सामान्य तौर से नहीं लगाया जाता। दूसरा देखेंगे, सी रीच्ड द स्टेशन। कोई यहाँ पर एट लगाए, कोई कुछ लगाए, लेकिन लगाना यहाँ पर अनुचित है, क्योंकि रीच्ड के बाद सामान्य तौर से एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तीसरा देखेंगे, दे डिस्कस्ड द केस। उन्होंने केस का डिस्कशन किया। अब यहाँ पर देखें, डिस्कस्ड के बाद हम लोग अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार रिसेंबल के बाद भी हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य है, भाग लेने अर्थात पार्टिसिपेट एवं शुरू करने के अर्थ में इंटर के बाद प्रीपोजिशन इनटू लगाया जाता है। कैसे हम देखेंगे इसको? देखिए, दे इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट या डिस्कशन। दे इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट और डिस्कशन। आप समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि देखें, लास्ट, अगर लास्ट के बाद वीक, मंथ, ईयर, संडे अर्थात कोई दिन आए, या नेक्स्ट के बाद कोई सप्ताह, मंथ, वर्ष या कोई दिन आए, या दिस के बाद मॉर्निंग या आफ्टरनून या समर या विंटर आए, या एवरी के बाद मॉर्निंग, नाइट, वीक, इवनिंग जैसे शब्द आए, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट, नेक्स्ट, दिस और एवरी के पहले सामान्य तौर से प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखेंगे कैसे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये वाक्य है, वी मेट देम लास्ट वीक। कोई यहाँ पर इन कर सकता है, लेकिन वाक्य सही नहीं है। वी मेट देम इन लास्ट वीक, गलत सेंटेंस है। वी मेट देम लास्ट वीक। अगला वाक्य देखेंगे, सी कम्स हियर एवरी मॉर्निंग। सी कम्स टू हियर आप सोचेंगे सही है, लेकिन ऐसा कतई वाक्य आप लोग ना लिखें। क्या लिखेंगे? सी कम्स हियर एवरी मॉर्निंग। अगला वाक्य देखेंगे, दे सा द पुलिस लास्ट ट्यूसडे। दे सा द पुलिस, आन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होगा सेंटेंस? दे सा द पुलिस लास्ट ट्यूसडे। अगला, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, किंतु नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में आए तो प्रीपोजिशन लगाया जाता है। जैसे नाउन देखें यहाँ पर, आई सा हर संडे लास्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? देखें, संडे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कोई, अरे आयशा मोहन कर दीजिए, यहाँ पर कुछ भी कर दीजिए, आयशा मोहन, ये संज्ञा आ गई। अब यहाँ ये संज्ञा हालांकि यही है, संज्ञा ये है, नेक्स्ट यहाँ पर ये दिया है। तो आयशा
मोहन ऑन यहाँ पर आप प्रयोग कर दीजिए। आई सा मोहन ऑन संडे नेक्स्ट। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आई सा मोहन ऑन संडे नेक्स्ट। इस प्रकार ये सेकंड कंडीशन है जहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम लोग नेक्स्ट रूल का स्टडी करेंगे। अब देखें हम लोग रूल नंबर 3 का स्टडी करेंगे। सामान्य तौर से यस्टरडे, टुडे, टुमारो के पहले टाइम एक्सप्रेशन अर्थात समय को बताने वाला प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखेंगे कैसे। सी saw me today। आप देखें यहाँ पर टुडे आया, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं किया गया। अगर आप कर रहे हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे दे प्रोमिस्ड टू मीट मी टुमारो। देखिए इसके पहले भी कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। अगला वाक्य देखेंगे शी केम टू मी यस्टरडे इवनिंग। वह कल शाम मुझसे मिलने आई। हालांकि लास्ट इवनिंग कर दें ज्यादा बेटर रहेगा। अगला देखेंगे सेंटेंस दे केम हियर ए वीक एगो। देखें प्रीपोजिशन नहीं लगाया गया। एक चीज हम थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देने योग्य मैटर है। जैसे टू नाइट, जैसे टुडे नाइट के बदले हम क्या लिखते हैं टू नाइट, और टुडे मॉर्निंग नहीं लिखते, क्या लिखते हैं टुडे के स्थान पे दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, ठीक है, लगाया जाता है। जैसे टुडे नाइट, टुडे मॉर्निंग, टुडे आफ्टरनून, टुडे इवनिंग के स्थान पर हम क्या लगाते हैं टू नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग का प्रयोग करते हैं। आप लोग लिखते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंपटीशन और बोर्ड परीक्षाओं के लिए। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 4 की तरफ। यदि गो, कम, गेट, अराइव, सेंड, टेक, ब्रिंग के बाद होम आए तो होम के पहले टू सामान्य तौर से नहीं लगाया जाता है। देखेंगे कैसे। देखिए शी इज गोइंग होम, यहां पर कोई अगर टू लिख रहा है तो वाक्य आपका गलत है। अगला वाक्य देखेंगे वी आर कमिंग होम। देखिए यहां पर भी कोई अगर टू लिख रहा है होम के पहले तो वाक्य आपका सही नहीं होगा, वह गलत होगा। भले ही आप इसको बोल चाल के लेवल में सही कहें लेकिन वह उचित नहीं है। अब देखेंगे नोट, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने योग्य है। देखिए यदि होम का संबंध किसी रहने वाले स्थान एवं काम करने वाले स्थान से हो तो एट लगाते हैं। अगर मान लीजिए होम का संबंध किसी रहने वाले स्थान एवं काम करने वाले स्थान से हो तो यहाँ पर होम के पहले हम लोग एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। कैसे देखेंगे शी इज एट होम, वह घर पर है, मतलब वह रहने वाला उसका स्थान है, वहां रहती है। आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर रुकूंगा, रहने वाले स्थान का भाव का व्यक्त हो, रहने वाले स्थान का भाव व्यक्त होता है। अब एक चीज और हम ध्यान देंगे, अभी आपने पढ़ा कि होम के पहले टू नहीं लगाया जाता, किंतु पोसेसिव केस जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर जैसे शब्द आ जाए और इनके बाद होम दिया हो, ठीक है ना, तो इन पोसेसिव केस के पहले टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 5 का स्टडी करेंगे। देखेंगे रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 कहता है यदि कम, गो, स्पीक, राइट, लिसन, कंप्लेन, स्पीक, रिप्लाई, टॉक, एक्सप्लेन के बाद एक्सप्लेन और से देखिए, से के बाद किसी पर्सन को एड्रेस किया जाए, किसी व्यक्ति को एड्रेस किया जाए तो इस परिस्थिति में इन वर्ब्स के बाद टू का प्रयोग किया जाता
है। देखेंगे कैसे हम देखेंगे द क्लर्क एक्सप्लेन्ड, यहां पर देखें टू लगा दिया गया। द क्लर्क एक्सप्लेन्ड टू द मैनेजर इन डिटेल। अगला देखेंगे द प्रिंसिपल कंप्लेन्ड, कंप्लेन्ड यहां पर लिख लीजिए, कंप्लेन्ड टॉक्ड या स्पोक यहां पर लिख लीजिए, स्पोक। स्पोक, द प्रिंसिपल कंप्लेन्ड टॉक्ड स्पोक टू द DIOS। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे शी रोट ए लेटर टू मी। अगला देखेंगे दे लिसन्ड टू मी। आप देख सकते हैं कैसे एड्रेस करने के लिए इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया। इसको लिखते जाएं, समझते जाएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब चैनल में कमेंट करें। अब हम लोग रूल नंबर 6 को देखेंगे। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखें कुछ एक्सप्रेशंस के साथ प्रीपोजिशन के बदले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी बड़ी विचित्र चीज है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 40 रुपीज 1 किलो, या कितने भी रुपए की चर्चा की जा सकती है, या 50 माइल्स एन आवर, या 4 टाइम्स ए डे, और इसी तरह के टेक्स्टा और इसी तरह के एक्सप्रेशंस का प्रयोग अगर किया जाए तो वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग सामान्य तौर से नहीं होता, और ए और एन का प्रयोग करके उनका इंडिकेशन किया जाता है। देखेंगे कैसे, शुगर इज सोल्ड 45 रुपीज ए किलो। शक्कर जो है 45 रुपए के 1 किलो बिकती है। इसके बाद देखेंगे डू नॉट ड्राइव मोर देन 60 माइल्स एन आवर। 1 घंटे में 60 मील से दूरी तक न ड्राइव करें, कभी मत ड्राइव करें। देखें सी टेक्स मेडिसिन 4 टाइम्स ए डे। वह एक दिन में 4 बार दवा लेती है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 7 की तरफ। हाइट, लेंथ अर्थात ऊंचाई, लंबाई, शेप आकार, साइज आकार, कलर रंग, उम्र, एरिया, वॉल्यूम बताने वाले शब्द जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के वर्ब से बिना प्रीपोजिशन के जुड़े होते हैं। अगर ये शब्द आए तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के वर्ब बी से बिना प्रीपोजिशन के जुड़े होते हैं। आप लोग देखेंगे कैसे इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। जो है व्हाट कलर आर हर आइज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक और वाक्य देखें, व्हाट कलर इज ऑफ हर आइज। देखेंगे वाक्यों को, बोथ द किचन्स आर द सेम साइज। देखें किससे जुड़े हैं, आर से जुड़े हुए हैं। अगला वाक्य देखेंगे, व्हाट लेंथ इज द मेन रोड। मेन रोड की लंबाई कितनी है। इट इज द सेम शेप एज योर अलमीरा। यह उसी आकृति की है जैसे आपकी अलमीरा। व्हाट कलर इज ऑफ हर आइज। उसकी आंखों का रंग कैसा है, किस कलर का है। देखें उसकी आंखों का रंग किस कलर का है। आप लोग समझ सकते हैं। जो है यहां पर आर का प्रयोग कर दे। व्हाट कलर आर हर आइज, आइज के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना यहां पर। व्हाट कलर आर, आप ना लगाए यहां पर, हर आइज। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब थोड़ा कुछ और पॉइंट्स हम लोग ध्यान देंगे। अब देखें हम एक स्पेशल पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे। थोड़ा ये ध्यान देंगे, कभी क्या होता है कि यानी किसी वाक्य में 2 शब्द आ जाते हैं और दोनों के लिए एक ही प्रीपोजिशन लगाना होता है। तो ऐसी स्थिति में अंतिम वाले शब्द के साथ हम
उस प्रीपोजिशन को लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जो प्रीपोजिशन आते हैं उनके लिए अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें अलग अलग प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। लेकिन गलती से क्या किया जाता है कि एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग दोनों शब्दों के लिए कर दिया जाता है, जबकि दोनों शब्दों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। देखिए कैसे, ये स्पेशल पॉइंट भी यही कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कंपटीशन परीक्षा में खास तौर से देखेंगे। यदि एक प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक के लिए उचित हो तो उसे बाद वाले शब्द के बाद लिखना चाहिए। अगर उचित हो तो दोनों के लिए वही प्रीपोजिशन लगाना उचित हो तो बाद वाले शब्द के लिए प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा यदि अलग अलग उचित ना हो, मतलब अन्यथा यदि अलग अलग उचित ना हो, अर्थात पहले शब्द के साथ दूसरा प्रीपोजिशन और दूसरे शब्द के साथ दूसरा प्रीपोजिशन लगे, उचित ना हो तो अलग अलग प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। मतलब पहले शब्द के साथ दूसरा प्रीपोजिशन और दूसरे शब्द के साथ दूसरा प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। कैसे हम इस बात को समझेंगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो अपने इस पॉइंट को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखेंगे ही इज नॉट ओनली होपफुल बट आल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ। देखिए यहाँ पर आप लोग ऑफ देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होपफुल के बाद भी ऑफ लगाया जाता है और कॉन्फिडेंट के बाद भी ऑफ लगाया जाता है, इसलिए यह वाक्य आपका सही है। ही इज नॉट ओनली होपफुल बट आल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। इसके लिए होपफुल और कॉन्फिडेंट के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों शब्दों के लिए यह प्रीपोजिशन उचित और उपयुक्त है। अब देखेंगे आई एम प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड विथ हर एक्शंस। देखें यहाँ पर प्लीज्ड वर्ड आया है और सेटिस्फाइड आया है, क्योंकि प्लीज्ड के बाद भी विथ लगाया जाता है और सेटिस्फाइड के बाद भी विथ लगाया जाता है, इसलिए सेटिस्फाइड अंत में आया है। इसके साथ हमने प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग कर दिया जो उचित और सही है। ठीक है ना, क्या होगा वाक्य जो है आई एम प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड विथ हर एक्शंस। मैं उसके कार्यों से खुश और प्लीज्ड और खुश और संतुष्ट हूं। ठीक है ना, यहां पर भी देखें अंतिम उस शब्द के लिए प्रयोग किया गया था, होपफुल के बाद नहीं, कॉन्फिडेंट के बाद। कोई अगर यहां लगा दे तो इसको भी आप गलत नहीं कर सकते। अगर फेथफुल के बाद भी कोई, अगर मान लीजिए यहां पर प्लीज्ड के बाद भी कोई विथ लगा दे तो उसको आप गलत नहीं कर सकते। हालांकि बाद में लिख देना थोड़ा बढ़िया इसलिए होता है कि क्या उसको रिपीट करना जब एक ही शब्द से उसका बोध हो रहा है। आगे देखेंगे तीसरा, शी इज फेथफुल एंड एफेक्शियोनेट टू द प्रिंसिपल। अब देखेंगे यहां पर फेथफुल वर्ड आया है और एफेक्शियोनेट आया है, दोनों के लिए प्रीपोजिशन टू सुटेबल है, इसलिए क्या किया गया फेथफुल और एफेक्शियोनेट दोनों के बाद अंतिम शब्द अर्थात अफेक्शियोनेट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर दिया गया, जो इन दोनों के लिए उचित और उपयुक्त है। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये देखें मोहन इज कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस। अब यहां पर देखेंगे कॉन्शियस एक वर्ड कॉन्शियस है और एक कॉन्फिडेंस है, दोनों शब्दों के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना उचित है। यहां पर ऑफ का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए इस स्थिति में इसके लिए भी और इसके लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ लगाना सही है, इसलिए अंतिम शब्द के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर दिया गया, जो उचित तौर से इसका अर्थ प्रदान करता है। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा अलग अलग देख लेंगे कि अलग अलग शब्द आते हैं जहां पर एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना उचित ना हो, तो अलग अलग कैसे उसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में पहले शब्द के साथ दूसरा प्रीपोजिशन और दूसरे शब्द के साथ दूसरे प्रीपोजिशन को लगाया जाता है। देखिए कैसे, शी इज नाइदर इंटरेस्टेड इन। देखिए यहां पर इंटरेस्ट क्रिया के बाद इन का प्रयोग कर दिया गया, नार फॉन्ड ऑफ, फांड के बाद ऑफ लगा दिया गया। अब यहां पर अगर मान लीजिए गलती करके देता परीक्षाओं में तो शायद यहां पर इन लगा देता, एक को घात कर देता, लेकिन यहां पर दोनों के लिए जरूरी है प्रीपोजिशन, इंटरेस्टेड के बाद इन लगा और फांड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दिखाया गया कि दोनों
प्रीपोजिशन का प्रयोग अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग तौर से हुआ है। अब देखेंगे ही इज एंग्री विथ एंड इंडिफरेंट टू हर। देखें एंग्री के बाद तो प्रीपोजिशन विथ लगा दिया गया, लेकिन इंडिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया, क्योंकि इन दोनों शब्दों के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता वाक्य में है। आशा करते हैं कि आज का बनाया गया वीडियो आपके लिए अत्यधिक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कृपया हमें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।